हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की धारणा यानी कि प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में आज बात करेंगे हम। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखेंगे, देखो उत्पादन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, देखो प्रत्येक फर्म वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए श्रम, भूमि, पूंजी का उपयोग करती है। उत्पादन भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है। देखो जैसे भी मान लो आप हो या कोई भी फर्म है आपके आसपास या कहीं कहीं भी कोई फर्म है, तो फर्म क्या करती है, जब भी वो प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी, तो उसको सबसे पहले श्रम की आवश्यकता होगी, यानी कि उसको लेबर चाहिए होगी। लेबर ही प्रोडक्ट को बनाएगी। उसके बाद भूमि, जहाँ पे प्लांट लगाया जाता है वो उसको चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो हमारे लिए भूमि जरूरी है। उसके बाद पूंजी। अब कैपिटल, कैपिटल भी हमारे जरूरी है, क्योंकि हमें श्रमिकों की के लिए भी पैसे देने हैं और हमें मशीनरी खरीदनी है, कच्चे माल खरीदने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जरूरी है और इन्हीं को हम भौतिक कारक के नाम से जानेंगे, यानी कि उत्पादन के भौतिक कारक। तो उत्पादन के भौतिक कारक कौन कौन से हो गए, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि उत्पादन के अभिप्राय, यानी कि प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इनपुट से ट्रांसफॉर्मेशन होके आउटपुट में जा रहा है। यानी कि उत्पादन के अभिप्राय, आगतों तथा, यानी कि जितने भी उत्पादन के इनपुट्स हैं और कारकों के निर्गत, यानी कि जो भी आउटपुट है उसका वस्तुओं में रूपांतरण हो रहा है। यानी कि इनपुट्स को हम बना के आउटपुट में बना रहे हैं और उनको वस्तु में रूपांतरण कर रहे हैं, वस्तु में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के आपस में संबंध को अर्थव्यवस्था में उत्पादन कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे भौतिक कारक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भौतिक कारक कौन कौन से हैं, उनको, जैसे देखो पूंजी की 10 इकाइयां हैं और श्रम की 5 इकाइयां हैं, तथा भौतिक उत्पादन, उत्पादित वस्तु की 100 इकाई, यानी कि पूंजी की 10 इकाइयां और जो हमारी क्या, श्रम की 5 इकाइयां, इनको हम मिला के क्या कर रहे हैं, हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं 100 इकाइयों का। तो इन दोनों के आपस के संबंध को अर्थव्यवस्था में उत्पादन कहा जाता है। ठीक है। और हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि उत्पादन का जो व्यवहार है वो किस प्रकार होता है, कि अगर हमारे पास जो भी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास कारक है उनको हम बढ़ा रहे हैं, उनमें वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे उत्पादन में भी किस प्रकार वृद्धि हो रही है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। तो आइए इसके बाद देखते हैं उत्पादन फलन क्या है। देखो उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारक और भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक, यानी कि फंक्शन संबंध से है। अब देखो आपको पता है भौतिक कारक कौन कौन से और भौतिक उत्पादन कौन कौन से। तो अन्य शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं कि उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन व उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है जी। जैसे देखो क्या उसे है, वस्तु का भौतिक उत्पादन, क्वांटिटी। ठीक है। एल से लेबर, जो भी इकाइयाँ हम लगाए हुए होते हैं इसके अंदर लेबर की। के से कैपिटल, यानी कि पूंजी होगी हमारी, पूंजी की भौतिक इकाइयाँ। और एफ से हमारा फंक्शन हो गया, यानी कि क्या वो एक्स इक्वल में एफ एल मल्टीप्लाई के। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्पादन फलन हो गया ये हमारा। ठीक है। इसके बाद हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो एक फर्म, जो एक फर्म है, एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी कि यहाँ भी वही बताया गया है वाटसन के अनुसार कि जो भौतिक उत्पादन है, जो भी हमारा भौतिक उत्पादन है और जो हमारा उत्पादन के भौतिक कारक है, उनमें किस प्रकार का रिलेशन है, उनका फंक्शन किस प्रकार का है। ठीक है। तो जैसे देखो आपके बीच में समझाता हूँ कि उत्पादन फलन कारकों और उत्पादन के बीच कोई आर्थिक संबंध है। ठीक है। तो ये स्थापित नहीं करता है। यहाँ तो केवल कारक और उत्पादन के बीच में तकनीकी संबंध को स्थापित करता है। जैसे देखो दो मशीनें हैं पर 10 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, प्रति श्रमिक अधिकतम उत्पादन करते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, तकनीकी संबंध स्थापित किया जाता है, आर्थिक संबंध इतना वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जैसे देखो उत्पादन फलन, कारक, आगत, उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने वाला विशुद्ध रूप से तकनीकी संबंध है। यानी कि यहाँ पे एक टेक्निक संबंध है, यानी कि तकनीकी संबंध है या
कुर्तोनिसिस के अनुसार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा दो प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन, एक तो शॉर्ट टर्म अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखेंगे सबसे पहले अल्पकालीन समय की अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कारकों की मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है, वे स्थिर रहती है और समावधि को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कुछ कारक हैं, यानी कि उत्पादन के कुछ कारक की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और इन कारकों की मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, वे स्थिर रहते। जो भी इनकी मात्रा है वो घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, बस इनके कुछ कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे शॉर्ट टर्म के कहेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर दीर्घकाल समय की अवधि है जिसके दौरान सभी कारकों की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है, किसी भी कारक की मात्रा स्थिर नहीं होती। इस समयावधि में उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। समय की अवधि के उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यानी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड है इसके अंदर हमारे जो फैक्टर है प्रोडक्शन के, उनको सबको बढ़ाया घटाया जा सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है, और उन्हें बाजार उत्पादन के बाजार मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। और समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, अल्पकालीन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम जो अवधि समय की अवधि के ऊपर है, जो पहला हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है शॉर्ट टर्म वाला। देखो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, अल्पकालीन की अवधि में जिसमें उत्पादन के कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं, उत्पादन केवल परिवर्तनशील कारकों का ही प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर है वो कुछ फिक्स होते हैं और कुछ जो हमारे परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, उनमें से हम जो फिक्स है उनको तो छेड़ेंगे नहीं, और जो परिवर्तनशील है उनको ही बढ़ाएंगे। तो देखो उदाहरण के लिए एल यानी कि सम है, के कैपिटल है जो पूंजी है, दो कारक है। अल्पकाल में अक्सर के की उत्पादन क्षमता स्थिर रहती है, जो हमारे कैपिटल है वो स्थिर रहती है। परिणाम से अल्पकालीन की थोड़ी सी अवधि के लिए फर्म अपनी उत्पादन की परिवर्तन लाना कठिन होता है, इसलिए एल का अधिक प्रयोग करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल के अंदर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी जो लेबर है उसके अंदर ही घटा बढ़ा के इसको ही चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब देखेंगे जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि सभी कारक परिवर्तनशील है, सब में चेंज हो सकता है, तो जो भी कारक है उनका प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो अल्पकाल में आपको पता है हमने क्या किया था कि जो हमारी कैपिटल थी उसके अंदर चेंज ना करके लेबर के अंदर चेंज किया था। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सभी चीज़ों के अंदर चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो इसका अर्थ है कि जब सभी कारक एल और के को दुगना किया जाता है तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। ऐसा उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में होता है, इसे हम समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पे कैपिटल के अंदर भी, श्रम के पूंजी के अंदर भी चेंज करेंगे और लेबर के अंदर भी चेंज करेंगे, और इससे क्या होगा, दोनों के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और ऐसा हमारा लॉन्ग टर्म उत्पादन फंक्शन के कारण होगा, और हमें यहाँ पे समान अनुपात का उत्पादन फलन भी कहते हैं, यानी कि हम इसे कांस्टेंट प्रोवेशंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो उत्पादन के लिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो पहले लेबर था, हमारा कैपिटल था, तो पहले हमारी K1 L1 K2 L2 हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट फैक्टर रेशियो पे था, पहला फिगर है जो हमारा। दूसरा हम देखेंगे कि हमारा वेरिएबल रेशियो है, तो इसके हमारी जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेबर को बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो लेबर L1 से ये होगी, तो हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी लेकिन हमारी लेबर बढ़ती रहेगी और हमें समान अनुपात प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे जो फंक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, ये देखेंगे। देखो कुल उत्पाद है, एक सीमांत उत्पाद है और औसत उत्पाद है। देखो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कुल उत्पाद की। देखो एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद की कहा जाता है, यानी कि एक निश्चित, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी हम वस्तु और सेवाओं की मात्रा का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पाद करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, कुल उत्पाद कहलाएगा। यानी कि 1 हेक्टर श्रम की इकाई का प्रयोग करते हुए 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है तो 2 क्विंटल गेहूं एक श्रमिक का कुल उत्पादन कहा जा सकता है, ठीक है जी। देखो इसके अंदर भूमि के एक 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 श्रम की इकाइयाँ बढ़ती जा रही है और हमारा कुल उत्पाद भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सीमांत उत्पाद।
परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पास परिवर्तनशील कारक की जो एक इकाई है, या तो हम उसको ज़्यादा कर देंगे या उसको कम कर देंगे, और ये कम और ज़्यादा करने से जो हमारे कुल उत्पाद के अंदर जो चेंजमेंट आएगा उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा इसका फॉर्मूला है एम पी एन बराबर टी पी माइनस टी पी एन माइनस वन, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एम पी बराबर डेल्टा टी पी डेल्टा एल। जो ये डेल्टा है ये चेंज का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और हमारी लेबर के अंदर कितना चेंज आया। इसके अंदर आपको समझाएंगे। देखो, भूमि की इकाइयाँ एक 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 है, उसके बाद ये बढ़ रही है। कुल उत्पाद पहले 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 12 12 है। तो यहाँ पे सीमांत उत्पाद दिखा रखा है 2 3 4 5। ठीक है, इसी के आधार पे फिर हम देखेंगे औसत उत्पाद। ठीक है, अब देखेंगे हमारा औसत उत्पाद। देखो, परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारी जो परिवर्तनशील जो वेरिएबल फैक्टर था हमारा, उसकी जो प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, औसत उत्पाद कहेंगे। यानी कि एक जो हमारी वेरिएबल फैक्टर था, जो परिवर्तनशील कारक था, उसकी प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी बराबर जो भी हमारी टीपी आई है टोटल प्रोडक्ट, उसको एल से यानी कि लेबर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे कैसे। देखो, भूमि की इकाइयाँ सेम है, फिक्स है। श्रम की इकाई हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल उत्पाद 2 5 9 11 दिन ये, और फिर इनसे जो हमारे श्रम की इकाई है उससे डिवाइड करते चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, औसत उत्पाद आ गया। ठीक है, इसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर, ये आपको एक सेट्स के अंदर ज़रूर मिलेगा और ये बहुत आगे तक चलेगा। अगर आज आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो ये कभी नहीं भूलोगे और ये आपको हमेशा हेल्पफुल करेगा। तो देखेंगे, टोटल प्रोडक्ट, सीमांत प्रोडक्ट, उत्पाद प्रोडक्ट। ठीक है, औसत उत्पाद प्रोडक्ट, इनके अंदर क्या है। देखो, पहले तो हमें दिखा दिया इसने टीपी और एमपी। ठीक है, फिर उसके बाद एपी और एमपी के बीच में संबंध बता रहा है ये हमें, यानी कि हमें रिलेशनशिप बताना है। तो देखो, सबसे पहले भूमि की इकाइयाँ ले ली, स्थिर कारक परिवर्तनशील कारक ले लिया, फिर सीमांत उत्पादक निकाल लिया। यहाँ पे फिर ये टीपी आ गया, फिर यहाँ पे उसका एपी आ गया। तो अब देखेंगे, जो हमारा ये डायग्राम है, ये पहले वाला टोटल प्रोडक्शन है, नीचे एपी और एमपी है। तो हम देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट और जाते जाते टीपी ऊपर तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये बढ़ती दर पे बढ़ते 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 जाके एक जगह फिक्स होकर फिर नीचे डाउनवर्ड आएगा ऊपर जाके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा एमपी। एमपी हमारा 0 से स्टार्ट ना होके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और ये पहले बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता फिर जा रहा है और फिर नीचे जाके ऋणात्मक हो रहा है। इसके साथ जो हमारा एपी है ये भी हमें बढ़ती दर से बढ़ रहा है, पर एमपी के जितना नहीं बढ़ रहा है और जाके, लेकिन ये एपी ऋणात्मक में नहीं जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। तो अब इनके जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, इन दोनों का, किसका, सीमांत उत्पाद का और कुल उत्पाद के बीच। तो टीपी और एमपी का देखेंगे। तो देखो, जब सीमांत उत्पाद एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ती दर पर बढ़ रहा हो। देखो यहाँ पे देखो, हमारा जो पहली अंडरलाइन हो रही है इसके अंदर कि देखो, जब हमारा टीपी बढ़ रहा है ऊपर तो हमारा एमपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ के जब सीमांत उत्पादक घटना शुरू होता है तो उत्पाद केवल ह्रासमान दर पर बढ़ता है। अब देखो, ये नीचे घटना स्टार्ट हो जाता है तो ये भी हमारी, ये बढ़ेगा पर ये हमारी घटती दर पर बढ़ेगा। ठीक है, जितना पहले बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे जो हमारा एमपी है यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो शून्य होने पर टीपी अधिकतम हो जाएगा। अब आप देखेंगे नीचे अंडरलाइन से नीचे चला गया और ये टीपी क्या हो गया, अपने हायर पीक के ऊपर है, सबसे अधिकतम है। तो ये इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे हमारा एपी और एमपी के बीच में। तो देखो, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों का अनुमान कुल उत्पाद की सहायता से लगाया जाता है। बिल्कुल, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसके द्वारा ही हम एमपी और एपी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। देखो, दोनों बढ़ रहे हैं, ये टिप एमपी और एपी दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, किंतु औसत उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, एपी देखो ऊपर जा रहा है पीक पे
और ये नॉर्मल रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद भी घटता है। ये भी नीचे डाउनवर्ड हो रहा है तो वो भी डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक तेजी से घटता है। वो बढ़ता भी अधिक तेजी से है और ये घटता भी अधिक तेजी से है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जब औसत उत्पाद अधिकतम तथा स्थिर होता है, जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो स्थिर या अधिकतम होता है, ये बीच में जहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। यानी कि एमपी और एपी क्या होते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं जब एपी अधिकतम या स्थिर होता है। उसके बाद देखेंगे कि औसत सदैव धनात्मक रहता है, ये जीरो नहीं होता है, एपी जीरो नहीं होता, लेकिन जो एमपी है वो जीरो हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो हमसे जुड़े। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं गारंटीड कह रहा हूँ, अगर आपने हमसे पढ़ाई किया है तो आपकी जो स्कूल से और हमारी वीडियो से आप दोनों से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। और घर पे रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू, बाय।